तो सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट 1 में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और क्वांटिटेटिवली उसमें प्रेजेंट होगा। इसमें जो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं इसको सेपरेटरी फनल कहते हैं। इसको हम, एक और इसका नाम है, इट इज टर्म्ड एज द सेपरेटिंग फनल। और मोस्ट ऑफन एक सॉल्यूट जो होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन इनटू एन इमिसिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आफ्टर द मिक्सचर दैट इज शेकन फॉर अबाउट अ मिनट और मोर देन 1 minute up to the 5 minutes. Then the two phases they are allowed to separate and the bottom layer, the denser solvent, is drawn off in a completion of the separation. अब इसमें आप इसी प्रोसेस को देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेपरेटिंग फनल में एक्वस लेयर नीचे आ रही है इन केस ऑफ द डाइथाइल ईथर, और एक्वस लेयर जो है वो ऊपर है इन केस ऑफ द डाइक्लोरोमीथेन। अब इसमें जो है जो हम जो बात करते हैं हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो है उसको हम डिफाइन करें। आप इस डेफिनेशन को याद करें और फिर इसमें मैनी सब्सटेंसेस जो होते हैं वो उसको पार्शली आयोनाइज हो जाते हैं इन द एक्वस लेयर एज द वीक एसिड जो है। अब इसमें एक्सट्रैक्शन जो है वो उसमें पीएच ऑफ सॉल्यूशन जो है हम उसको बढ़ाएं या घटाएं, उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन पे। फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ द बेंजोइक एसिड जो है, बेंजोइक एसिड को हम HBZ से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। H इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंट एज द एसिड स्पीशी है और अगर OH होगा तो इसका मतलब है ये बेस स्पीशी है। तो H रिप्रेजेंट एसिड और BZ जो है बेंजोइक एसिड, इट इज वीक एसिड इन द वाटर विद अ पर्टिकुलर आयोनाइजेशन कांस्टेंट। उसको जो हम पीछे इक्वेशन आगे आएगी उसके अंदर उसकी वैल्यू लिखी हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो है इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बेंजोइक एसिड की कंसंट्रेशन इन ईथर एंड बेंजोइक एसिड की कंसंट्रेशन इन द एक्वस मीडियम, वेयर E रिप्रेजेंट्स ईथर एंड A जो है वो रिप्रेजेंट्स एक्वस सॉल्वेंट है। अब इसमें जो पार्ट ऑफ द बेंजोइक एसिड जो है in the aqueous layer will exist as that of the BZ benzoating that does not transfer into that of the ether. Depending on the magnitude of that of the Ka on the pH of the aqueous layer, hence the quantitative separation may not be achieved when a significant fraction exists as that of the benzoate ion. अब इसमें हम एक और टर्म यूज करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर, दैट इज टर्म्ड एज द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। ये मोर मीनिंगफुल होती है टू डिस्क्राइब अ डिफरेंट टर्म, द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो which is the ratio of the concentrations of all the species of the solute in the each phase. अब इसमें हमने कहा कि एसिड जो वाटर के अंदर वो डिसोसिएट हो जाता है, तो ऑल स्पीशीज मतलब है हम उसको मतलब एसिड और जो उसका A9 की फॉर्म में एसिड बेंजोइक एसिड डिसोसिएट होता है वाटर के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन D एंड द KD जो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट हमने पीछे देखा है फ्रॉम इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्ड। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो के अकॉर्डिंग जो है आप इसमें देख सकते हैं कि बेंजोइक एसिड की कंसंट्रेशन इन ईथर डिवाइडेड बाय द एसिडिक कंटेंट इन द एक्वस फेज एंड द एनाइनिक कंटेंट ऑफ द एसिड। अब इसमें इक्विलिब्रियम के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड जो है एक्वस फेज में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द AA जो है इसको आप सिंपल बेंजोइक एसिड के बजाय अगर आप जो है इसको एस्टिक एसिड से रिप्रेजेंट करें तो आप इसमें जो है ना इक्विलिब्रियम इसका जो है वो बनता है HA is converted into the A+ ion और the A- ion जो है। इसी तरह से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो
अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन जो है उसमें प्रोडक्ट ऑफ द concentrations of the products, ठीक है, that are the H plus ion in the aqueous media into a benzoate ion divided by the benzoic acid concentration in the aqueous media। अगर हम इसमें से बेंजोएट आयन की कंसंट्रेशन इन द एक्वस मीडिया को निकालें तो ये इक्वेशन रीअरेंज हो जाएगी, ठीक है। ये अब बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 18.5। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो सारे का सारा मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द जीडी क्रिस्टियन की बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 18 में, जो पिछला वर्जन था उसके अंदर ये 16 चैप्टर में थी, बट नाउ इट इज चैप्टर नंबर 18, इसीलिए इन इक्वेशंस को नंबर दिया हुआ है 18। तो मैंने इसको चेंज नहीं किया, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर वाइज आपको याद आपको आराम से मिल जाएगी। ये उसके चैप्टर नंबर 18 के अंदर ये चीजें पढ़ी हुई हैं। जो हमने पीछे क्वेश्चन देखी है कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग जो है हम ये देखिए, तो ये जो H BZ इन ईथर जो है दैट इज इक्वल टू, जिस तरह आप इधर से देख लें इसको, तो जब हम इसको इधर ले जाते हैं तो इट बिकम्स दैट ऑफ द HBZ इन द ईथर। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो यही चीज जो है इसको, ये हमने इसको ऐसे रीअरेंज किया। अब हमारे पास ये HBZE की कंसंट्रेशन आई है। अगर हम इसी इक्वेशन हम इस वैल्यू को पुट करें इन इक्वेशन नंबर 18.5 एंड 18.6 into the equation number 18.3, ठीक है। तो इनकी हम वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें तो आपके सामने ये रिलेशनशिप आती है, ठीक है। इसमें अगर हमने रखना है, ओके, तो ये रिलेशनशिप आप इसको हम जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये रिलेशनशिप हमारे पास जो है ये बनेगा। ये आप लोग अपने खुद करके देख लीजिएगा, ये मैथमेटिकल, सिर्फ आपने वो वैल्यूज पुट कर देनी है पिछले पेज से और इधर से, ठीक है। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जब हमारे पास के जो है वो डिवाइडेड बाय एच है, जो है मतलब है एच ए की कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ दी दिस के डी की कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन प्रिडिक्ट करती है कि जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन के ए, तो देन डी इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ दी के डी, ठीक है। और अगर हमारे पास जो के डी है इट इज लार्जर, फिर बेंजोइक एसिड जो होगा ये एक्सट्रैक्ट करेगा ईथर लेयर के अंदर, ठीक है। और डी जो है वो मैक्सिमम होगा अंडर दीस कंडीशंस में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉल्यूट जो। और अगर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो लेस है के ए से, तो फिर उसमें डी जो है वो रिड्यूस करेगा ये वैल्यू के बराबर, विच विल बी द स्मॉल, ठीक है, डिवाइडेड बाय के हो जाएगा ना। तो इस वजह से जो है ना बेंजोइक एसिड इट विल रिमेन इन द एक्वस लेयर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है हम डिफरेंट जो स्पीशीज होते हैं ना उनकी पीएच की बेस पे उनकी जो आप कह सकते हैं कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्वस लेयर में या हमारे पास जो उसकी ऑर्गेनिक लेयर में, वो हम असेस कर सकते हैं, ठीक है। इल्क्लाइन मीडिया के अंदर जो है ये इसमें इसका रिवर्स होगा, it is ionized and cannot be extracted जो है, while in the acid solution it is largely undissociated जो है। और ये कंक्लूजन जो है ये हमें बताते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंस्पेक्शन ऑफ दैट ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम हम स्टडी कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। अब इस क्वेश्चन नंबर 18.8 जो हमने पहले देखी 18.1, इसमें हमें पता चलता है एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी it will be independent of that of the original concentration of that of the solute जो है, आप उसकी solute की कितनी क्वांटिटी लेंगे ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी,
This is one of the attractive features of the solvent extraction. It is applicable to that of the tracers like that of the radioactive materials, उनके traces के levels, and to that of the macro like levels, like a condition that applies only so long the solubility of the solute in one of the phases it is not exceeded, and there are the no side reactions like that of the dimerization of the extracted solute. मतलब है ये नीट और क्लीन टेक्निक है जिसके अंदर कोई भी साइड रिएक्शंस नहीं होते, और हम जो है मटेरियल्स को किसकी सॉल्युबिलिटी होगी हमारे पास एक्वस में, वो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, और जिसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो होगी हमारे पास जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वो उसके अंदर सॉल्युबल ऐसे होके सेपरेट हो जाएगा। अब इसमें हमने कितना सॉल्वेंट हमारा जो है वो परसेंट एक्सट्रैक्ट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो है हमारे पास डी, इट इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ दैट ऑफ द वॉल्यूम रेशियो जो है, ठीक है। उसमें कोई भी हमारे पास वॉल्यूम का हम यूनिट नहीं यूज कर रहे, और it will depend on the volume ratio of that of the, however the fraction of the solute extracted, it will depend on the volume ratio of that of the two solvents. If a larger volume of the organic solvent is used, more solute must dissolve in this layer to keep the concentration ratio constant and to satisfy that of the distribution ratio. तब अगर एक सॉल्वेंट की बढ़ाएंगे दूसरे की भी बढ़ा देंगे तो फिर वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो को जो है। द फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एक्सट्रैक्टेड, it is equal to the millimoles of the solute in the organic layer divided by the total number of the millimoles of the solute. Millimoles are given by the molarity times the milliliters, और उसमें जो है परसेंट एक्सट्रैक्शन जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द सॉल्वेंट की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इन ऑर्गेनिक। नीचे यूनिट्स इसमें दिए हुए हैं कि V0 एंड VA आर द वॉल्यूम्स ऑफ द ऑर्गेनिक एंड द एक्वस फेजेस है, हम उनका 100 ml ले रहे हैं, हम उनका 500 ml ले रहे हैं, हम उसका 200 ml ले रहे हैं, तो V0, VO और VA उनके वॉल्यूम्स हैं, और इसको हम देख सकते हैं कि परसेंट एक्सट्रैक्टेड इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बाय दिस इक्वेशन के जो हम ये जो S नॉट P नॉट जो है दैट इज इक्वल टू दैट ऑफ द परसेंट एफिशिएंसी, इट इज 100 टाइम्स 100 तो D हो गया ना, डिवाइडेड बाय D डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो प्लस VA ओवर V0 जो है, ठीक है। अगर हमारे पास V0 VA के बराबर हो जाए, VO जो है, तो वहां पे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हमारे पास परसेंट एफिशिएंसी जो होगी एक्सट्रैक्टेड जो होगी दैट विल बी द 100 D डिवाइडेड बाय D प्लस 1। ये इसमें जो है ना हम उसमें इक्वल वॉल्यूम्स ले रहे हैं, देन सॉल्यूट कैन बी कंसीडर्ड क्वांटिटेटिवली रिटेन्ड इन द aqueous phase if the distribution ratio जो है it is less than that of the इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें अगर हमारे पास जो है इक्वल वॉल्यूम्स हम लेंगे, सॉल्यूट कैन बी कंसीडर्ड क्वांटिटेटिवली रिटेन्ड इन द एक्वस फेज, और अगर हमारे पास D जो है वो लेस है डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो देन द 0.001, it is essentially quantitatively extracted if the D is greater than the 1000,
और परसेंट एक्सट्रैक्टेड चेंजेस ओनली फ्रॉम 99.5 to 99.9% when D is increased from 200 to that of the 1000. ठीक है, उनके अंदर जो है जो परसेंट एक्सट्रैक्टेड जो होगी वो उसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 99.5 से जो है वो 99.9% हो जाएगा। ये जो आपके पास सारी क्वेश्चंस हैं इसमें परसेंट एक्सट्रैक्टेड है, इसमें जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट्स, ये सारे का सारा जीटी क्वेश्चन में ये आपके पास जो सारी मैंने डेफिनेशंस आपको बताई, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर उसके बाद हम इसके डिफरेंट वेज देखेंगे और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं एप्लीकेशंस इसकी जो है इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द प्री कंसंट्रेशन ऑफ द एनालिटिकल सैंपल्स। मतलब है अगर हमारे पास एक सैंपल का 100 ml है और उसके अंदर उसकी हमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए हमारा एनालाइट जो है, तो हम उसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से जो है वो प्री कंसंट्रेट कर लेंगे ताकि हम उसको इजीली मेजर कर सकें, उसको डिटेक्शन लिमिट के अंदर ले आते हैं बाय प्री कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन is a technique which is used as the mean of the sample pre-treatment or the cleanup to separate analyte from the matrix components that would interfere with their detection or that of the quantitation, or it is also used to pre-concentrate analytes present in the samples at very low levels which might otherwise be difficult or impossible to detect or the quantify. Hydrometallurgy is the technique, इसमें एक्सट्रैक्शन जो हाइड्रोमेटलर्जी में होती है उसके अंदर भी हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। Hydrometallurgy is a technique which involves the recycling of the precious metals from the used electronic equipment through leaching of the substances with acids or the bases. हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसेस जो होते हैं उसके अंदर एक्वा सॉल्यूशन और एक्सट्रैक्ट मेटल्स और from that of the metal bearing materials which is brought into contact with the material containing that of the valuable metal. It involves हाइड्रोमेटलर्जी होती है उसके अंदर जो 5 बेसिक लीचिंग रिएक्टर्स होते हैं उसकी आपको जरूरत नहीं है। इन सिटू हीप बनाते हैं, उसकी वेट का प्रोसेस होता है, फिर उसमें टैंक होता है और ऑटोक्लेव होता है, कंसंट्रेशन होती है। आफ्टर लीचिंग जो होता है उसमें नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल आयंस दैट आर टू बी रिकवर्ड जो है। ठीक है, जब मेटल्स जो है वो लीच आउट हो जाती है ना उसमें से और के अंदर से, तो है फिर उसमें उसकी जो कंसंट्रेशन उसको कंसंट्रेशन उसकी करने के लिए जो है हम उसको रिकवर करते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं, सीमेंटेशन कर सकते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से हम कर सकते हैं। इनके डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, आयन एक्सचेंज मेथड उसमें हम ऑप्ट कर सकते हैं। और जो रिकवरी ऑफ मेटल्स होता है इट इज द फाइनल स्टेप ऑफ द हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसेस। मेटल suitable for the sale are often directly produced in the metal recovery step, or primary steps of the metal recovery जो होते हैं processes are the इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, गैसियस रिडक्शन और द प्रेसिपिटेशन कर सकते। मतलब है हाइड्रोमेटलर्जी एक अपना एक सेपरेट फील्ड होता है, उसमें से मेटल्स को रिकवर करने के लिए हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है उसको हम न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। उसमें प्योरेक्स प्रोसेस होता है दैट इज द प्लूटोनियम एंड यूरेनियम डिफाइनिंग बाय द extraction. Purex process बन गया। It is a process for the reprocessing of the spent nuclear fuel to separate uranium and plutonium from the fission products and from the one another जो है उनको हम
एक दूसरे से भी सेपरेट कर सकते हैं, और जो हमने न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसको यूज कर लिया, उसके अंदर से भी जो है ना उसको और ज्यादा जो बड़ी हुई उसमें अनस्पेंट रह गई है यूरेनियम या प्लूटोनियम, वो भी हम सेपरेट कर सकते हैं, और हम इसको एक दूसरे से भी सेपरेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ये थोड़ी डिटेल है, आप इसमें सुन ले, लेकिन इसको जरूरत नहीं आपको कि आप इसको याद रखें। Following the dissolution of the irradiated fuel in the aqueous, nitric acid, uranium and the plutonium are transferred to an organic phase by intensive mixing with an organic solvent extraction, जिसमें 30% आप यूज करते हैं ट्राई ब्यूटाइल फॉस्फेट TBP, the kerosene is used as the organic solvent, while the fission products होते हैं they remain in the aqueous nitric acid phase. Further process steps enable the subsequent separation of the uranium and plutonium from one another. Solvent extraction in the wastewater treatment जो है उसमें major extraction techniques for wastewater treatment are the solvent separation and reverse osmosis system is the best example of the solvent extraction for the treatment of the wastewater in the various industries. Water solvent separation. This type of separation is based on the density gradient technique as the solvent forms separate layer above the water because of that of the low density. हमने वाटर से जो सॉल्ट सेपरेट करनी हो, ऑयली वाटर जो होता है, दे आर आल्सो सम ऑफ द प्रोबेबल एप्लीकेशंस जहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हम यूज कर सकते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का मेथड जो है उसको हम बायोफ्यूल इंडस्ट्री में हम यूज कर सकते हैं। बायोफ्यूल सिंथेसिस के लिए जो प्रोसेस क्या होता है कैरी ऑन, उसको हम ट्रांसस्टेरिफिकेशन कहते हैं। फॉर द सिंथेसिस ऑफ दैट ऑफ द बायोडीजल द फॉलोइंग मटेरियल्स दे कैन बी यूज्ड। ऑयल सैंपल हम उसमें लेते हैं, मेथनॉल लेते हैं, एंड द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटालिस्ट, और उसमें मेथनॉल और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं उसको मिक्स कर लेते हैं, premix to prepare potassium methoxide, and then added in the oil to reactor. In the reactor with the mixing speed of the 400 rpm to the 2 hour at 50 degrees Celsius, the molar ratio of the oil to the methanol it was 1:10. Finally, the mixture was left overnight to settle, forming two layers, namely biodiesel phase and the which is the upper layer, and the glycerin rich phase, which is the lower layer. Biodiesel extraction methods as one biodiesel as one forms from the important biofuel type is made from that of the vegetable oils and that of the animal fats. इसके जो बायोफ्यूल्स होते हैं उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका ऑक्टेन नंबर, उनकी जो है फ्लैश पॉइंट लाइक दैट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से वो यूनिक हैं। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए। इसके जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं हम उसको जो भी बायोडीजल बनता है उसका बायोफ्यूल उसको हम कहेंगे, तो दैट विल बी द separated by the solvent extraction. So these are all few of the applications of that of the solvent extraction. ये आपके जो कोर्स कंटेंट्स हैं इसके अकॉर्डिंग जो है आपका कोर्स जो है उसमें से आपने आज जो पढ़ा दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स और मल्टीपल बैच एक्सट्रैक्शन और द काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। ये चार इसके मेथड्स हैं, इसको हम वन बाय वन